अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज आप लोगों की एक्सरसाइज 17.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर आपके थोड़े इन डेप्थ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अब यहाँ पर पार्ट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है एक्स माइनस 5 10 बराबर है 11 वाई माइनस 7। ये फॉर्म कहलाती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। यहाँ पर आपके पास कॉमा से पहले एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप x सपोज कर रहे हैं और ये वैल्यू y है तो x कॉमा y आपने 9th क्लास के अंदर इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको सवाल में कहा है कि आपके पास 11 कॉमा माइनस वाई माइनस 7 ये बराबर है x माइनस 5 10 के। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी। सिमिलरली 10 बराबर होगा y माइनस 7 के। अब इसको सॉल्व कैसे करना है क्योंकि आपसे क्या है x और y की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन की आप प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से। फिर उसके बाद आप कहेंगे सिंस गिवन दैट, आपको ये सवाल गिवन है, यहाँ पर आप कहेंगे हेयर x माइनस 5 बराबर है 11 के। तो आपके पास माइनस 5 उधर जाएगा, यहाँ माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। 11 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 16। x का आंसर आपके पास आ गया 16। और सिमिलरली आपसे कहा है कि 10 बराबर है y माइनस 7 के। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 10। इधर भी आपका माइनस 7 उस साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। आपके पास y का आंसर आ गया 17। ये सिंपल सा आपके पास मेथड है, प्रोसीजर है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी फॉर्मेशन में गिवन है। आपसे सेकंड पार्ट में कहा है कि आपके पास ये एक सवाल है। अब सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग आपने डालनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको काम स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन के बाद से। तो सिंस गिवन दैट आपके पास ये सवाल है, इस चीज़ को आप कह रहे हैं आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हेयर 5x प्लस 8 बराबर है 3x प्लस 10 के। सिमिलरली 5y माइनस 4 बराबर है 2y प्लस 2 के। तो पहले आप x वाली वैल्यू ले लें यानी कि कॉमा से पहले वाली वैल्यू ले लें। तो आपके पास 5x प्लस 8 बराबर आया 3x प्लस 10 के। आपने 3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और प्लस 8 को राइट साइड पे। तो आपके पास 5x माइनस 3x और 10 माइनस 8 ये इक्वेशंस आ गई। अब 5 माइनस 3 2x हो गया और 10 माइनस 8 ये भी आपके पास 2। तो 2x इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 x का आंसर 1 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू चाहिए। सिमिलरली हम कहेंगे 5y माइनस 4 बराबर है 2y प्लस 2 के। तो यहाँ पर भी आप शिफ्ट करें, 4 को उधर भेजें माइनस 4 को, और यहाँ पर से 2y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। तो 5y माइनस 2y बराबर आएगा 4 प्लस 2 के। तो यहाँ पर आपके पास 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/3 विच इज y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x और y के आंसर निकालने थे। सिंपल सा काम है। अगर आपको सॉल्व करना आता है इक्वेशन तो ये बहुत आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से आपके पास गिवन है, लेकिन थर्ड पार्ट में आपके पास एक डिफरेंट मेथड से x और y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उसी तरीके सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि ये आपको कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर है 3 के और सिमिलरली 5x प्लस वाई बराबर है 16 के। तो यहाँ पर आपने दो इक्वेशंस बना के अलग अलग बता दी, एक इक्वेशन 1 और एक दूसरी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ था। अगर आप 9 क्लास को रिकॉल करें तो आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये दोनों मेथड सिखाए हुए थे। तो एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, किसी से भी करें, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर सिंपल सा काम हम कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर हमने वैल्यू को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3y यहाँ पर गिवन है और इधर y गिवन है। मैं इसको भी अगर 3y बनाना चाहूँ तो इक्वेशन 2 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसके बाद दोनों को ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये y टर्मिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपने यही करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 एंड देन ऐड विद इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 ये मौजूद है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। और जो इक्वेशन 2 थी इसको आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 3 15x प्लस 3 इंटू वाई यानी 3y बराबर है 16 इंटू 3 48। तो यहाँ पर ऐड करने पर दोनों साइन चेंज हैं, अपोजिट हैं, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x और 15x आपस में ऐड करें 17x, 3 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 51 और फिर 17x इज इक्वल टू 51। 17 उधर जाके डिवाइड होगा, x का आंसर आपके पास 3 आ गया।
अब ये आपके पास जिस तरह x की वैल्यू आई, इसको किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट किया है, आपका दिल चाहता है तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 2 में पुट करने पर इक्वेशन 2 क्या आती, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो x की जगह आपने 3 पुट किया, 5 इंटू 3 15, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, 15 उधर भेजें, आपके पास 16 माइनस 15 और फाइनल आंसर आपके पास y का 1 आ जाएगा। और ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, P इंटू क्यू, Q इंटू P और P इंटू P। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप लोगों के जो सेट ऑपरेशंस मैंने पढ़ाए थे उसमें से एक ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपने आगे अभी इसके क्वेश्चन करना है तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी आपसे कहा है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है P और Q के, तो फाइंड करें इनके प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं P इंटू क्यू। तो फर्स्ट एग्जांपल के मुताबिक या फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है, आपसे कहा है P इंटू क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं। आप कहेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स P के, जिसको आप O ब्रैकेट में P इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, O की जगह हम अक्सर N भी लिख रहे होते हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P, जिसको आप M के बराबर कह रहे हैं, इसकी क्वांटिटी आपको सवाल में गिवन है विच इज़ 10। और सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q के भी आपके एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर Q के एलिमेंट्स हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो आपको 15 गिवन है। अब 10 और 15 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑफ P एंड Q। तो जब भी आपको निकालना होगा किसी भी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने आपस में प्रोडक्ट करना है, तो जब भी हम दो सेट का प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है m इंटू एन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू क्यू, तो m इंटू एन, m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P और n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q। तो यहाँ पर सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू क्यू को इस तरीके से सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम अक्सर O से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि किताब के अंदर भी O से ही रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन पीछे आंसर में आपको N के फॉर्मेट में लिखा हुआ मिला हुआ है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर और करके आंसर दे दिया। तो बहरहाल दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप O भी लिख सकते हैं, आप N भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास 10 इंटू 15 विच इज़ 150, ये फाइनल आंसर आएगा। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन P इंटू क्यू। अब सेकंड पार्ट इसी सवाल में आपसे कहा है Q इंटू P के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं। इसका भी तरीकेकार वही है, आप कहेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q के, इसको अब आप M कह दें 15 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, इसको अब आप N कह दें, ये आपके पास 10 है। तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू क्यू जिस तरह किया था वैसे Q इंटू P होगा। यहाँ पर भी M इंटू N फॉर्मूला है, बस फ़र्क ये है कि M नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P को आप N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 15 इंटू 10 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 150। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q इंटू P आपके पास यहाँ पर 150 आ गया उसी तरीके से। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आपके पास इसी के सवाल का पार्ट है P इंटू P के आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P के जब 10 है तो 10 इंटू 10 आप करेंगे, आपके पास 100 आंसर आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनल आंसर P इंटू P का 100 आ गया। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है इफ A एंड B, आपके पास ये सेट है, इफ A B एंड C तीन सेट गिवन है, देन फाइंड। अब यहाँ पर सेट आपको याद रखना है, A की वैल्यू 1,2, B की वैल्यू 2,3 और C की वैल्यू 1,3,5। अब ये आपके तीन सेट गिवन है, आपके पार्ट्स में कहा है कि A क्रॉस B बताएं। हम इसको A क्रॉस B कहते हैं, वरना A इंटू B भी कह सकते हैं। बेसिकली आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, बताएंगे जो सेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिंस A और B क्या है। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ऑफ A एंड B। तो A और B के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद तरीकेकार यहाँ पर क्या है आप उसको तवज्जो से समझ लें। आपने 1 मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और लिखना किस तरीके से, आपने सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट बनाए, तो उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं वो बनाए, और उसके अंदर पहले ये ए सेट के एलिमेंट, फिर कॉमा के बाद बी सेट के एलिमेंट, तो 1,2, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1,3। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2,2, एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 2,3।
ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपका ये है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास सिंपल है, दो सेट के दरमियान होता है। तो जो पहला सेट लिखा हुआ है, जैसे ए क्रॉस बी में से पहला सेट ए है, तो उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे कॉमा से, और जो दूसरा सेट है बी, कॉमा के बाद उसके एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सिंपल सा तरीकेकार है कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेने का। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आपके पास है बी इंटू सी, ये आपने निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी आप हेडिंग डालेंगे। इससे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, आपने बी और सी का हवाला देना है, फिर उसके बाद यहाँ से काम करना है, जो कि मैं डायरेक्ट आपको अब करवा रहा हूँ। तो मेरी आदत है, मैं पहला सवाल प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड के मुताबिक करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरीके से पहले वाला सवाल जैसे किया तो वैसे ही अगले सवालात को भी प्रॉपर नोट करना है। तो अब आपको प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी, पहले बी के सेट फिर आप सी के सेट। तो 2,1, 2,3, 2,5, सिमिलरली 3,1, 3,3 और 3,5। ये आपके पास अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। यानी कि आपके पास जो सेट आएगा वो इस तरीके से बनेगा कि आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड में लगाया, और हर पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अपना आंसर दिया। तो ये जो कॉमा है आपने इससे सेपरेट किया है। अब ये एक आपके पास एलिमेंट कहलाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा इस सेट का। तो टोटल मेरे पास ये 4, 5 और 6 एलिमेंट्स आ गए। तो आपके पास बी क्रॉस सी के 6 एलिमेंट्स टोटल इस सेट का हिस्सा हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ऊपर निकालना सीख लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, आपके पास जो भी वैल्यू होगी ए सेट के अंदर या फर्स्ट सेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी फर्स्ट सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास सी सेकंड सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 3 6 आंसर आएगा। और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं इस सेट के अंदर। तो ये सिंपल सा तरीका आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने का। अब नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट पे आ जाएं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले आप यूनियन ऑफ बी एंड सी लेंगे, हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन की, फिर उसके बाद हवाला देंगे कि ए बी और सी क्या है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू जो भी सेट है, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालनी है यूनियन ऑफ बी एंड सी। अब बी यूनियन सी आप जब लेंगे तो यूनियन लेना आपको सिखाया हुआ है। इसका आंसर 1, 2, 3 और 5 ये आएगा बी यूनियन सी। अब आप इस यूनियन का प्रोडक्ट ले लें विद ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी, जो कि सवाल में इटसेल्फ आपसे कहा था, वो निकालना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए आपके पास 1,2 और बी यूनियन सी आपके पास 1, 2, 3 और 5। अब आपके ए के अंदर 2 एलिमेंट है सेट में, और आपके बी यूनियन सी में 4 हैं। तो 2 इंटू 4 8 टोटल एलिमेंट्स आने चाहिए। तो पहले 1,1, 1,2, 1,3, 1,5 ये 4 हो गए। फिर 2,1, 2,2, 2,3 और 2,5 ये आपके पास अगले 4, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स बन गए इस सेट के। और हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होता है। यहाँ पर जो एलिमेंट है ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी 1,1 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, 1,2, 1,3 ये सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। कॉमा से पहले वाली वैल्यू, अब थोड़ा सा और आपको डिटेल बता रहा हूँ, कॉमा से पहले वाली वैल्यू कहलाई जाती है डोमेन, और कॉमा के बाद वाली वैल्यू कहलाई जाती है रेंज। ये आगे अभी हम इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे। बहरहाल अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, बी क्रॉस ए यूनियन सी। यहाँ पे भी वही होगा, ए यूनियन सी पहले निकालेंगे। ए यूनियन सी जब निकाल लिया तो फिर उसके बाद बी के साथ आप प्रोडक्ट ले लें। तो प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए यूनियन सी, जब आप इसका आंसर लेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आपने घर पे एज अ होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऑल दो सोल्यूशन मैंने आपके सामने दिखा दिए, लेकिन ये स्पीड में मैं लेके जा रहा हूँ। सिमिलरली अगला सवाल भी इसी तरीके से करवा रहा हूँ। अगले सवाल में आपसे कहे ए इंटरसेक्शन बी, प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों सेट में कॉमन 2 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन बी सिर्फ 2 है। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, इनमें कॉमन 3 आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन लेने पर कॉमन 3 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, यानी कि 2 क्रॉस ये जो आपके पास है एक सेट में जिसमें एलिमेंट सिर्फ 2 है, क्रॉस दूसरा सेट जिसमें 3 है, तो आपके पास 2 इंटू 3, फाइनल आंसर 2,3 आएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर। और ये सिंपल सा आपके पास आंसर है इस पार्ट का। और इसी तरीके से अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज़ बाइनरी रिलेशन।
इधर आपसे कहा इफ ए एंड बी आर दीज सेट फाइंड द बाइनरी रिलेशन, यहाँ पर नहीं कहा, बहरहाल क्या है, थ्री रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अब रिलेशन का मतलब होता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के लिए मैं आपको किताब पे लेके जा रहा हूँ। तो किताब में आपके पास बाइनरी रिलेशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है। बाइनरी रिलेशन क्या है? सिंपल, जब आप किसी भी दो सेट का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी उसके अंदर सबसेट आते हैं, जितने भी सबसेट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद, उन सबको आप बाइनरी रिलेशन कहेंगे। बाइनरी दो को कहा जाता है, ज़ाहिर है दो सेट के दरमियान आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो बाइनरी उधर से, और रिलेशन एक जनरेट हो रहा है। रिलेशन अभी आगे चल के और क्रिस्टल क्लियर होगा कि कहते किसको हैं। तो बहरहाल जब आप इस तरीके से प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी लिया है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, अब ये एलिमेंट्स का जब आप सबसेट लेंगे, जिस तरह आपको मैं अगर कहता था कि आपके पास 2, 3 फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसका सबसेट निकालने सबसे पहले आप नल सेट बनाते थे, फिर आप 2, फिर आप 3 और एंड में आप यहाँ पर 2, 3 बनाते थे। तो ये आपके पास सबसेट हैं इस 2, 3 के। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो आपके पास ए क्रॉस बी है, इसके सबसेट निकालें, तो सबसे पहला सबसेट नल सेट आएगा, फिर एक सेट ये होगा, फिर दूसरा सेट ये, यानी कि तीसरा सेट, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से। फिर दो दो कंबाइन होंगे, फिर आपके पास जब दो दो कम्बिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके तीन तीन कम्बिनेशन स्टार्ट होगी, और इस तरीके से फिर आपके पास सारी वैल्यूज़ आगे चलती रहेंगी। तो ये जितने भी सबसेट आपके पास आएंगे इस तरीके से, वो सारे के सारे सबसेट बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब इतनी डिटेल काफ़ी है, वापस से एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपसे यहाँ पर सवाल में क्या है, ए और बी ये दो सेट गिवन है और फाइंड करना है थ्री रिलेशन, कोई से भी तीन रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, हवाला देंगे कि ए और बी क्या है, और फिर प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का। तो मेरे पास ए 5,6 और बी 1, 2 और 3 है। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 5,1, फिर 5,2, 5,3 और सिमिलरली 6,1, 6,2, 6,3। ये आपके पास जितने भी एलिमेंट्स बन गए हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर आ गए हैं, अब इनमें से कोई से भी तीन रिलेशन अपनी मर्जी से आपने जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रिलेशन कहा कि मैं 5,1, 5,2 और 5,3 ये तीन को एक साथ ले रहा हूँ। फिर अपनी मर्जी से 5,2 और 6,1 मैंने ले लिया सेकंड, और थर्ड भी मैंने अपनी मर्जी से सिर्फ एक ले लिया। मैं यहाँ पर नल सेट को भी रिलेशन कह सकता था, तो नल सेट भी लिख सकते थे, लेकिन नल सेट हम अमूमन नहीं लिखते रिलेशन के अंदर। तो तीन रिलेशन लिखने थे, ये तीन मैंने अपनी मर्जी से आपको दिए। आप इसके अलावा कोई और अपनी मर्जी से कम्बिनेशन जो दिल चाहे वो बना सकते हैं। आगे अभी नीचे एक्सरसाइज में एक सवाल आएगा जिसमें सारे के सारे रिलेशन आपको निकाल के दिखाने, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन आपके पास सबसेट कैसे निकाले जाते हैं। और अब सेकंड पार्ट अपना देख लें। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है फोर रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी जिस तरह निकाला वैसे ही बी क्रॉस ए होगा, बस फर्क ये कि आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। तो बी क्रॉस ए करेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अब ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से, ऑर्डर्ड पेयर चेंज होने की वजह से आंसर भी चेंज आएगा। तो बी क्रॉस ए आपने निकाल लिया। अब फोर रिलेशंस आपको चाहिए, तो यहाँ पर मैंने नल सेट दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके जो नल सेट है वो भी लिखा जा सकता है रिलेशन में, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हम अमूमन कोशिश करते हैं ना लिखें, लेकिन लिखना भी अगर पड़ जाए, ना बना रहे हों या टाइम ना बचाओ, तो इधर भी आपके ये एक्सेप्टेबल है। तो एक आपने नल सेट ले लिया, एक मैंने यहाँ पर 1,5 सिंपल एक एलिमेंट लिया, फिर मैंने अगले में दो एलिमेंट अपनी मर्जी से ले लिए, उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए, और सवाल की रिक्वायरमेंट चार रिलेशन थी, वो यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब अगर सवाल में आपको पीछे बुक के अंदर आंसर डिफरेंट गिवन है, तो लाजमी नहीं है आप वही वाला बुक का आंसर छपाई करके यहाँ पर लिखें। आप अपनी मर्जी से अपना जहन इस्तेमाल करके भी ये आंसर दे सकते हैं। और सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट आपके पास है फाइव रिलेशंस इन बी। तो अब फाइव रिलेशंस इन बी, जब भी ये वर्ड आएगा कि आपको सिर्फ एक सेट बोला हुआ है उसके अंदर रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका मतलब होता है कि बी अगर फॉर एग्जांपल गिवन है तो बी क्रॉस बी निकालना है, अगर ए गिवन होता तो ए क्रॉस ए निकालना होता। तो यहाँ पर आपसे क्या है, फाइव रिलेशंस इन बी, तो बी क्रॉस बी निकालेंगे, और फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद हवाला देना है ए और बी क्या है। अब ए तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ बी के बारे में बताएंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सिंस बी इज इक्वल टू 1,2,3, और फिर उसके बाद यहाँ से काम शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी निकालना है, यानी कि बी क्रॉस बी। तो आपके पास जब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए,
अब उन 9 एलिमेंट्स का आपने रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या है? सबसेट है। आपके पास जब भी किसी दो सेट का प्रोडक्ट लिया जाता है, उस प्रोडक्ट का, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ए यूनियन बी फॉर एग्जांपल लेते, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी लेते, आपके पास जो भी आंसर आता, मैं यहाँ पर बी सामने खुला हुआ है तो बी इंटरसेक्शन बी ले रहा हूँ, तो बी इंटरसेक्शन बी भी 1,2,3 आएगा। अब इस बी का आप सबसेट बनाएं, नल सेट आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1,2, 1,3, फिर 2,3 और आखिरी 1, 2 एंड 3। ये जो सबसेट बनाए हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास है। सबसेट जिस तरह बनता है वैसे यहाँ पर इनका भी सबसेट बनेगा, और वही सबसेट आपके रिलेशन कहलाते हैं, बाइनरी रिलेशन। बहरहाल अब आपको 5 रिलेशन निकालने हैं इन भी, तो कोई भी अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पर पहले 1,1 ले लिया, सिंगल आपका सेट उठाया, सिंगल एलिमेंट उठाया, फिर 2 एलिमेंट्स का, फिर 3 एलिमेंट्स का, फिर 4 और फिर 5, अपनी मर्जी से मैंने। लेकिन ये वो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि ऊपर अभी आपने यहाँ पर निकाले हैं, इधर जो मौजूद हैं। अपनी मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप रैंडमली कोई भी लिख दें, इधर इन एलिमेंट्स में से निकाल के आपको अपनी मर्जी से कोई भी अरेंजमेंट बनानी है। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा था वो ये है कि ऑल रिलेशंस इन ए निकालने। तो 4 पार्ट में आपसे कहा है ऑल रिलेशंस इन ए निकालें। यहाँ पर जब भी इस तरह से लिखा हुआ आएगा इन ए, आगे कोई दूसरा सेट नहीं लिखा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। अब ए क्रॉस ए भी उसी तरीके से आएगा, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5,5, 5,6 और फिर 6,5 एंड 6,6। ये आपके पास इस तरीके से प्रॉपर एक एलिमेंट आ गए, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ले लिया। अब आपको चाहिए ऑल रिलेशंस। अब कितने रिलेशंस होंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता रिलेशन कितने बनेंगे। तो जिस तरह सबसेट का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, ये बताता था कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट होंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर भी रिलेशन निकालने का यही सेम फॉर्मूला है, क्योंकि रिलेशन इज सिंपली द सबसेट ऑफ टू सेट के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट जब आप निकालेंगे और उनका सबसेट ले लें, दैट सबसेट आपका कहलाएगा रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन निकालने हैं, कितने होंगे, तो 2 की पावर n, तो n यहाँ पर आपके पास 4 है, जाहिर है 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब आप 2 की पावर 4 विच इज 16, टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे, वन बाय वन इसको समझें। सबसे पहला नल सेट, फिर नल सेट के बाद 5,5, फिर उसके बाद 5,6, फिर 6,5, 6,6, यहाँ तक 5 कंप्लीट हो गए सिंगल। अब उसके बाद डबल स्टार्ट करेंगे, 5,5, 5,6, फिर 5,5, 6,5, 5,5, 6,6, फिर उसके बाद आपने 5,6 और इन दोनों को एक साथ, अभी तो हम खैर डबल कर रहे हैं, तो 5,6 और 6,5, और फिर उसके बाद 5,6 और 6,6। इस तरीके से आप करते रहेंगे, अरेंजमेंट आपके पास बनती चली रहेगी। फिर आपका ये डबल जब ख़त्म हो जाएंगे तो ट्रिपल स्टार्ट होगा। जैसे आप सबसेट निकालते थे सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी सबसेट निकालेंगे सारे, और लास्ट में आपके पास इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स का प्रॉपर एक सबसेट बना है, प्रॉपर का नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बना है, और बाकी इससे पहले जितने भी थे वो प्रॉपर सबसेट थे। ये आपके पास टोटल 16 के 16 रिलेशंस आ गए। और जो आपसे सवाल में कहा था रिलेशंस फाइंड करना है इन ए, यहाँ पर इस तरीके से आपने निकाल लिया। जिस तरह आपको सबसेट निकालना सिखाया है सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा, इसके भी सबसेट निकाले जाएंगे। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा है फॉर टू सेट ए एंड बी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर 4, तो अब बताएं फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। जितने भी बाइनरी रिलेशंस आपके बनेंगे उसके नंबर बताने, ये नहीं बताना कि क्या क्या हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, नंबर बताना है टोटल कितने बनेंगे। तो सिंपल आप सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे मार्कर से, उसके बाद इस तरीके से जैसे मैंने किया वैसे सोल्यूशन करेंगे। सिंस आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसको आप ओ और ब्रैकेट में ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 3, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, पीछे फॉर्मूला पड़ा था, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 फाइनल आंसर आएगा। यानी कि टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे ऑफ ए क्रॉस बी, दे विल बी इक्वल टू 12। अब अगर वो 12 के बराबर हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी हमारे पास 2 की पावर 12,
तो 2 की पावर 12 होता है 4096 के बराबर। और ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। तो बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, ये याद रखना है सच दैट जो आपके यहाँ पर रिलेशंस ऑफ ए स्मॉल ए गिवन है, दिस स्मॉल ए ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं आपके सेट ए से, और दिस स्मॉल बी इस बी के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से। अब आपसे यहाँ पर ए और बी सेट जो गिवन कर दिया उसको इस्तेमाल करते हुए कहा कि ए क्रॉस बी निकालें और फिर ये जो पार्ट गिवन है इसको सॉल्व करें। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है, अच्छा ए और बी याद रखना है। अब ए और बी आपके पास नीचे इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, R1, ये रिलेशन एक रिलेशन है जिसमें आपसे कहा है कि ए कॉमा बी, ए आपके पास एलिमेंट है सेट ए के, बी एलिमेंट है सेट बी के, बट आपसे यहाँ का सच दैट b इज लेस देन 5। अब b लेस देन 5 का मतलब ये कि 2 और 4 यही दो एलिमेंट होंगे, 6 और 8 तो ग्रेटर देन 5 है। लेकिन आप पहले यहाँ पर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे सिंस a क्रॉस b आपके पास, अब क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा लेंथी हो जाता है, लाजमी नहीं है a और b बताएं, लेकिन बेहतर है कि a और b को बता दें, हवाला दे दें। तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, बताना है सिंस a और b क्या है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ a एंड b निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के बाद से मैं काम करवा रहा हूँ ए क्रॉस बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल आपके पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, ये आपके पास कम्बिनेशन बन गई। पहले 0 इन तमाम चारों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इन चारों से होगा, फिर 2 इन चारों से होगा, फिर 3 इन चारों से होगा। तो इस तरीके से आपने सारे प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट लेके अपना आंसर अपना लिख दिया यहाँ पे। अब इनमें से जितने भी ऐसे वैल्यूज जिसमें b लेस देन 5 है उनको अलग छांटी कर लें, निकाल लें। तो मेरे पास यहाँ पर अब 0 और 1 2 3 इधर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो कॉमा से पहले a की वैल्यूज है। फर्क पड़ रहा है तो b से पड़ रहा है। अब b आपके पास 5 से छोटा है, यानी कि 2, एक ये आपके पास एलिमेंट आ गया, 4 ये एक एलिमेंट आ गया, फिर 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, ये सारे के सारे आप यूटिलाइज करेंगे, बाकी सबको आप निगलेक्ट कर देंगे। वजह उसकी है कि आपके पास b इज लेस देन 5। तो रिलेशन आपका इसी तरीके से कायम होता है कि आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और फिर उसके मुताबिक आपको अपना आंसर चाहिए होता है। यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि b आपके पास 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा का मतलब 2 और 4 के जो तमाम एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद, उन सबको आपने यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके अलग करके लिख दिया। ए क्रॉस बी अलग है, R1 अलग है। तो ये सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं R2। आपको R2 यानी कि सेकंड रिलेशन गिवन है जिसमें आपको कहा है a कॉमा बी वेयर या सच दैट a प्लस बी बराबर है 9 के। अब a और b की जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसमें एक शर्त आ गई कि दोनों का सम 9 के बराबर आना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a क्योंकि 1 0 1 2 3 ये हैं, तो पहले आप a की वैल्यू 0 पुट करें, तो a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 में 0 प्लस बी इज इक्वल टू 9 हो गया। आपके पास b इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। अब क्योंकि 9 इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट गिवन विच इज आपका 2 4 6 और 8, तो आपके क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता तो आप a इज इक्वल टू 0 भी यूज़ नहीं करेंगे, b इज इक्वल टू 0 तो इट सेल्फ है ही नहीं। a इज इक्वल टू 1 पुट करें इस इक्वेशन में तो आपके पास 1 प्लस बी इज इक्वल टू 9, और 1 उधर जाके जब माइनस होगा तो 9 माइनस 1 b इज इक्वल टू 8। 8 क्योंकि आपका b सेट के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, इस वजह से आप इसको इंक्लूड करेंगे, यानी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 8 है, ये आपके पास आगे सोल्यूशन में हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट आपका a इज इक्वल टू 2 पुट करें, इसी तरीके से आपके पास b इज इक्वल टू 7 आएगा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, आपका ये भी a इज इक्वल टू 2 निगलेक्ट हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको। और फिर फाइनल आपके पास जो एलिमेंट 3 है, क्योंकि 0 1 2 पे तो पुट करके देख लिया, 3 आपके पास है तो a इज इक्वल टू 3 पुट करें, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 9, जब 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, बी का आंसर आपके पास आ गया 6 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी। अब यहाँ पर सिर्फ दो आपके पास ऐसी वैल्यूज हैं जो सेट बी के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कहेंगे कि सिंस ए क्रॉस बी आपके पास क्या आएगा, जिस तरह ऊपर निकाला वैसे ही आप यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी जब निकाला और आप कहेंगे कि हमारे पास क्योंकि R2 सवाल में गिवन है a कॉमा बी वेयर a प्लस बी बराबर होना चाहिए 9 के, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, क्योंकि b हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 आया था,
तो हम पहले देखेंगे कि किस पे हमारे पास 8 आया था, तो 1 पे 8 आया था, तो 1,8 ये हमने अपनी वैल्यू अलग कर ली। और दूसरा हमारे पास a इज इक्वल टू 3 पे 6 आया था, तो 3,6 इनको हमने अलग कर लिया। और अब अगर थोड़ा सा लॉजिकली काम करें तो 1 प्लस 8 इटसेल्फ 9 होता है, 3 प्लस 6 इटसेल्फ ये 9 होता है। यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन गिवन थी वो मीट हो गई और फाइनल आंसर आपके पास ये R2 का प्रॉपर आपने इस तरीके से लिख दिया। ये सिंपल सा आपके पास था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। ए और बी आपको यहाँ पर गिवन है, आपसे R3 का है कि कंडीशन बता दी a माइनस बी 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास a माइनस बी 1 के बराबर अगर होना चाहिए तो a और b दो सेट गिवन है, आप सिंपल 1 बाय 1 पुट करें a की तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर। तो a इज इक्वल टू 0 पुट करें पहले, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में, तो 0 माइनस बी इज इक्वल टू 1 यानी b इज इक्वल टू -1। अब b इज इक्वल टू -1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट b। आपके पास 2 4 6 8 में से आना चाहिए कुछ, तो ये आपके पास वैलिड नहीं है। सिमिलरली a इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो a इज इक्वल टू 1 पुट करने पर आपके पास 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 यानी कि फाइनल b इज इक्वल टू 0। आपके पास सेट b के अंदर 0 वैल्यू है नहीं, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। थर्ड पे आ जाएं, a इज इक्वल टू 2 पुट करें, a इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 फाइनल आंसर आएगा। इट ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट b। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एलिमेंट है सेट ए का, विच इज a इज इक्वल टू 3। अब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, विच डज बिलोंग्स टू द सेट b। ये आपके सेट b में मौजूद है। तो सिर्फ एक वाहिद आपके पास वैल्यू आई है a की 3 और b की 2 यानी कि 3,2, ये फाइनल आंसर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल प्रॉपर स्टेप के साथ करना है। आप कहेंगे देयरफॉर a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b के सारे सेट आपने बनाए और उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक सिलेक्ट किया। आपने कहा सिंस हमारे पास R3 ये कंडीशन गिवन है, तो ऊपर जो हमारे जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, उनमें से सिर्फ हमें वो चाहिए जिसमें a माइनस बी करके 1 आंसर आ जाए पॉजिटिव। तो 3,2 ये एक आपके पास वाहिद सेट था, तो आपने 3,2 इसको अलग कर दिया। ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है कि r आपके पास एक रिलेशन है x, y और y की वैल्यू आपको गिवन है 2x प्लस 5। अब आपसे कहा है इज इन इंटीजर्स, इंटीजर्स में ये सारे मौजूद हैं। अब आप बताएं फर्स्ट पार्ट, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। अब रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट ऑल दो मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया था, यहाँ पर अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं। आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड करनी है रेंज अगर डोमेन गिवन है। अब यहाँ रेंज और डोमेन क्या है, कॉमा से पहले वाली वैल्यू जो कि फर्स्ट सेट में से आती है ये कहलाती है डोमेन, कॉमा के बाद वाली वैल्यू जो कि सेकंड सेट से आती है वो कहलाती है रेंज। अब डोमेन और रेंज ये जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे आते हैं फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। आपको डोमेन गिवन है, डोमेन गिवन होने का मतलब x की वैल्यू गिवन है। आप कहेंगे सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डाल के सिंस r आपके पास रिलेशन गिवन है ये x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y की आपको इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू आपने निकालनी है। अब आपसे कहा है हेयर डोमेन इज गिवन, तो डोमेन क्योंकि आप कहेंगे x के बराबर होता है और x आपके पास यहाँ पर गिवन है, यानी डोमेन की सारी वैल्यूज गिवन है। और रेंज आपके पास y बराबर होता है y के, तो आपके पास y की क्योंकि इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5, तो अब 1 बाय 1 x जो डोमेन की वैल्यू है पुट करेंगे इन रेंज विच इज y। अब यहाँ पर आपने 1 बाय 1 जब पुट करना है x इज इक्वल टू -2, तो -2 जब पुट करेंगे 2x प्लस 5 में आपके पास फाइनल आंसर y का 1 आएगा। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैं डायरेक्ट स्पीड में लेके चल रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, आंसर y का 3 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5 आएगी। सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर 7 और x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर 9। अब 1 बाय 1 जब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पर जितने भी y की वैल्यूज आई उन सबको आपने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। ये आपके पास कहलाएगी रेंज, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे या 1 पे या 2 पे और सिमिलरली -1 -2 पे जितने भी आपने आंसर निकाले वो सारे उसी तरतीब में जिस तरतीब में आपके डोमेन गिवन था आपने लिख दिया। यानी कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू -2 था तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा था, तो पहले आपने y इज इक्वल टू 1 इस तरीके से लिखा। फिर -1 पे y3 आया तो वो पुट किया। जिस अरेंजमेंट में आपके पास जो डोमेन है वो गिवन है, उसी अरेंजमेंट के साथ आपने यहाँ पर इस तरीके से अपनी रेंज देनी है। तो सिर्फ आपसे सवाल में कहा था डोमेन आपको गिवन है, रेंज बताएं, ये आपके पास रेंज इस तरीके से फाइनल आ गई। और अब थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से आपसे कहा है। अब
यहाँ पर आपको रेंज गिवन है और डोमेन निकालना है। आपसे क्या फाइंड डोमेन इफ रेंज इज इक्वल टू दिस। आपके पास रिलेशन तो ज़ाहिर है वही है, वो चेंज तो नहीं हो रहा, तरीक़ेकार पैटर्न सारा वही है। आपने यहाँ पर कहना है हेयर डोमेन एक्स के बराबर है, ये आपको नहीं पता, लेकिन रेंज आपकी जो कि वाई के बराबर है ये आपको पता है। लेकिन मज़ीद आपको ये भी पता है कि y बराबर 2x प्लस 5 के रीअरेंज करें, x की वैल्यू के टर्म्स में लिखें तो x आपके पास आ गया x इक्वल टू वाई माइनस 5 होल डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे आया, सिंपल आपने 5 को उधर लेफ्ट साइड पे भेजा, y माइनस 5 हो गया और 2x के बराबर थी वैल्यू, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास x का आंसर इस तरीके से x की एक इक्वेशन जनरेट हो गई। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट वन बाय वन अपनी रेंज पुट करनी है। तो आप y इज इक्वल टू 11, फिर 13, फिर 15 और एंड में 17 वन बाय वन पुट करेंगे। तो आपने x इज इक्वल टू वाई माइनस 5 होल डिवाइड बाई 2 में जो वैल्यू पुट की y की, तो आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 होल डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस 5 विच इज 6, यानी कि 6/2 3, ये आपके पास एक आंसर आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 13 पुट करें, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 15 पुट करें, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 15 माइनस 5 अपॉन होल डिवाइड बाई 2, ये आपके पास फाइनल 10/2 विच इज़ 5। अब आपके पास इसी तरीके से 17 y की वैल्यू y इज इक्वल टू 17 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा। तो प्रॉपर तरतीब के साथ आपने अपने आंसर को यहाँ पर डोमेन जो आपसे पूछा था वो लिखा। आप कहेंगे देखो डोमेन आपके पास 3 4 5 6, ये फाइनल आंसर आएगा। और अब जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है इफ x y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स, यानी x और y होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की या y दोनों की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और आगे तक चलती रहेगी, कहीं एक जगह स्टॉप होगी। आपसे क्या फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन फॉलोइंग गिवन। तो जितने भी आप पार्ट्स आपको गिवन है वो रिलेशन आपको गिवन है और उसमें आपको बता दिया x और y होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या वैल्यूज़ हैं ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या x कॉमा वाई आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये आपकी एक कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डलेगी, आपने यहाँ पर लेट करना है और आपके पास रिलेशन गिवन है x कॉमा वाई विच इज़, ये आपके सवाल में ऑलरेडी सारी चीज़ें गिवन है, बस एक चीज़ आप ही लिखी, आपने कहा बिलोंग्स टू w, यानी कि w का मतलब होल नंबर्स। अब यहाँ पर कहेंगे हेयर डोमेन आपके पास x है, रेंज आपकी y है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। अब डोमेन और आपकी रेंज क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन ये पता है कि आपके होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो वन बाय वन पुट कर दें और इक्वेशन सेटिस्फाई करें। आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट करें x को, क्योंकि ज़ाहिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जब आप 0 पुट करेंगे y का आंसर 11 आएगा। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y का आंसर 8 आएगा। ज़ाहिर है 3x प्लस y में x की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, आप x की वैल्यू 2 पुट करें, आपके पास y का आंसर यहाँ पर 5 इस तरीके से आ गया। x की वैल्यू 3 और 4 जब पुट करते जाएंगे तो 3 में आपका y का आंसर 2 आएगा, लेकिन 4 में आपके पास y का आंसर -1 आएगा। अब -1 क्योंकि इट डज नॉट बिलोंग्स टू योर होल नंबर, तो अब इसके बाद भी अगर आपका दिल चाहता है 5 निकालने का, निकाल के देख लें, तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो 4 और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो आंसर है वो छोटा आएगा, यानी छोटे से मतलब माइनस में आएगा। और माइनस क्योंकि इट डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ पर आपके पास बस इधर वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। तो आप कहेंगे देयरफॉर डोमेन आपके पास तो 0 1 2 3 होगी, वजह उसकी है कि 4 आपके पास इज नॉट एक्सेप्टेबल, 4 पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जो इन वैल्यूज़ पे 0 1 2 3 पे इन वैल्यूज़ पे जो आंसर आया है उसको आप तरतीब दे के अपनी रेंज बना के लिखेंगे, क्योंकि रेंज आप जब देंगे तो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में देंगे, ना कि आप वो लिखेंगे जो 0 पे आंसर आया है तो वही आपके पास आंसर रेंज में भी आ रहा होगा। और ये तरतीब का ख्याल आप सिर्फ अपने ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डोमेन और रेंज साथ साथ लिखनी होती है। लेकिन जब हम सेट अलग से बना रहे हैं डोमेन और रेंज का, तो अलग से ही हम अरेंजमेंट के साथ इनको लिखेंगे। ये सिंपल सा आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। आपको यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, आप लेट करेंगे आर आपका वो रिलेशन है, डोमेन आपके पास एक्स है और रेंज आपकी वाई है। अब वन बाय वन पुट करना है, क्योंकि आपको कहा है कि आपके पास यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो पहले मैं x अगर निकाल लूँ तो मेरे पास डोमेन आ जाएगी और y ऑटोमेटिकली आगे इस तरीके से आ ही रहा है। तो अब आपको यहाँ पर x y में x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू 0 पहले पुट कर रहा हूँ, आप x इज इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y नेगेटिव में आता।
अब मैं यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो x पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने y में 0 पुट किया, अदरवाइज अगर मैं x 0 पुट करता मेरे पास y अल्टीमेटली नेगेटिव आता। और मुझे नेगेटिव ज़ाहिर नहीं चाहिए, वजह उसकी है कि मेरे जो होल नंबर्स हैं वो x और y की वैल्यू रखते हैं। अब x और y की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही होगी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया ताकि मेरे पास x का आंसर पॉजिटिव आए। अब y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 6 आ रही है, y इज इक्वल टू 1 में x की वैल्यू 7 आ रही है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 8, y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 9 आएगी। ये आपके पास जब आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो अब नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, कोई नेगेटिव में नहीं जाएगा, यानी कि होल नंबर से बाहर नहीं निकलेगा। तो एंड में आप कहेंगे देयरफॉर डोमेन आपके पास जो है जिसको आप x कह रहे हैं वो 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, ये वैल्यू चलती रहेगी। और यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको दोबारा थ्योरी पे जाना पड़ेगा। तो फंक्शन की थ्योरी पे अब चलते हैं। तो फंक्शन कहते हैं किसको हैं? पहला सवाल सबसे कि फंक्शन होता क्या है, कहते हैं किसको हैं? फंक्शन कहते हैं किसी भी दो चीज़ों के दरमियान के रिलेशन को आप फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट सपोज कोई भी दो वैल्यूज़ हैं x और y, तो मेरे पास x और y के दरमियान अगर कोई रिलेशन जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके पास एक रिलेशन जनरेट हो गया। अब इस रिलेशन के मुताबिक अगर जब जब x चेंज होगा y उसके मुताबिक चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सवाल में आपको इधर किताब में कहा हुआ है कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए आपका एरिया ऑफ सर्कल है, आर आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, पाई आपके पास कांस्टेंट कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन बन गया, आपके पास फंक्शन बन गया बिटवीन ए एंड आर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। आप रेडियस चेंज करेंगे आपके पास यहाँ जो एरिया है सर्कल का वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि आपस में एक कनेक्शन है, एक लिंक है, एक रिलेशन है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर अब दो नई टर्म्स और सीखनी है। एक कहलाती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, दूसरी कहलाती है डिपेंडेंट वैल्यू। ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, दूसरी डिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट क्या होती है? हमेशा डोमेन। डोमेन आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। जो आपकी रेंज है वो हमेशा डिपेंडेंट होगी ऑफ डोमेन, यानी कि आप x अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं तो y उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ तो y का आंसर 5 आएगा। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y का आंसर 7 आएगा। y अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो रहा, y को मजबूर हो के x की वजह से चेंज होना पड़ रहा है, लेकिन x आप अपनी मर्जी से पुट करें, जो दिल में आए वो पुट कर दें। तो ये सिंपल सा आपके पास फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट था। अब फंक्शन में डोमेन और को डोमेन क्या है? डोमेन और रेंज तो मैंने बता दिया, को डोमेन क्या है? डोमेन और को डोमेन में फ़र्क ये है कि मेरे पास जो पहले एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, अगर दो सेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं आपकी। तो लेट सपोज मेरे पास कोई से दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में सेट। अब उसमें से मुझे डोमेन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ऊपर वाली डायग्राम, इस पे आते हैं। ये एक डायग्राम है, इसके अंदर ए आपके पास ये सेट गिवन है और बी के सारे सेट ये गिवन है। अब इनके दरमियान अगर आप रिलेशन देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स असूलन इस तरह से एरो बना होना चाहिए। चलें इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी मैंने देना है। अभी हम नीचे वाले पे आ जाते हैं। लेट सपोज इस पे बात कर लेते हैं या इसको देख लेते हैं। चले, ए आपके पास ये गिवन है, बी आपके पास ये गिवन है। ए के तमाम एलिमेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो बी सेट गिवन है, ये बी सेट आपका बेसिकली कहलाता है रेंज, और ए सेट आपके पास कहलाता है डोमेन। अब डोमेन और को डोमेन में फ़र्क क्या है? को डोमेन और डोमेन दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन को डोमेन और रेंज दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। रेंज और को डोमेन में फ़र्क क्या है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। ये जो बी आपका सेट है ये को डोमेन कहलाता है। को डोमेन क्यों कहलाता है? क्योंकि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो बी के साथ लिंक हुए हुए हैं। अब ये रेंज कब बनता है? रेंज तब बनता है जब आपके फॉर एग्जांपल 4 इस 4 के साथ अटैच होता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं डायग्राम दिखाऊं, ये आपके पास गिवन है,
तो यहाँ पर मेरे पास जो बी सेट गिवन है इसके अंदर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स आते हैं, तो बी सेट आपका कहलाएगा कोडोमेन जिसमें एक्स वाई जेड तीनों है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे रेंज बताएं इस पूरे फंक्शन की, तो रेंज आपके पास यहाँ पर आएगी एक्स और जेड, क्योंकि वाई किसी के साथ लिंक नहीं है। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एक्स कॉमा जेड है, वाई गिवन नहीं है, और जो चीज़ आपकी लिंक नहीं होती डोमेन के साथ वो आपके पास रेंज में इंक्लूड नहीं होती। अब बाज़ औक़ात आपकी रेंज में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो कि रिलेट नहीं कर रही होंगी, लिंक नहीं हो रही होंगी, कुछ वैल्यूज़ हो रही होंगी, कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा कि सारे के सारे आपके एलिमेंट्स लिंक कर रहे हैं। तो ये आपके पास उस सूरत में को डोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। तो ये आपके पास अभी यहाँ तक सिंपल रखते हैं, फिर उसके बाद और वापस किताब में आएंगे। अब इस सवाल को पहले समझते हैं। आपसे कहा है कि एक फंक्शन है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि एक फंक्शन है जिसमें ए को हम कह रहे हैं, आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं, यानी कि फंक्शन ए टू बी है। अब ये एक फंक्शन है गिवन बाय इस तरीके से, ये आपके पास पूरा फंक्शन गिवन है जहाँ पर आपको कहा है कि ए 1 2 3 4 है और बी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देन राइट इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, यानी कि आपके पास जब 2 पुट किया जाएगा जैसे कि इस पे क्या आंसर होगा, और फंक्शन 4 पे यानी कि इस पे फंक्शन क्या होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ये डायग्राम कहलाती है मैपिंग डायग्राम। तो आपने मैपिंग डायग्राम बनानी है प्रॉपर तरीके से। ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। जो सेट ए है उसमें से 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेट बी आपके पास इन्फिनिटी तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, अप टिल इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो 1 डॉट डॉट मैंने डाल के फिर 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद अगेन डॉट डॉट डाल दिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक इन्फिनाइट सेट को। अब यहाँ पर आपके पास जो 1 2 3 4 है इसको आपने मैप करना है, लिंक करना है। तो यहाँ पर आपके पास फ्रॉम मैपिंग डायग्राम, डोमेन तो क्लियर है, डोमेन जब भी आप लिखेंगे तो उसकी शॉर्ट नोटेशन ये होती है डोमेन, इस तरीके से DOM, और साथ में जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, मैंने यहाँ f डिफाइन किया तो f, अगर यहाँ पर आपने z लिखा होता तो z लिखते हैं, जो भी आपने डेफिनेशन दी है फंक्शन की वो यहाँ लिखते हैं। क्योंकि डोमेन आपके पास हमेशा ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट सेट है उसकी वैल्यू को कहा जाएगा, कॉमा से पहले वाली वैल्यू हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की होती है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स आपके यहाँ पर डोमेन कहलाएंगे, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब को डोमेन चाहिए। को डोमेन के लिए आपके पास जो सवाल यहाँ पर गिवन था जिसमें आपसे कहा था कि मेरे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन में आपसे कहा था कि मेरे पास 1,5 2,6 ये सारी वैल्यूज गिवन है। अगर आप गौर करें तो आपके पास मैंने कहा था कॉमा के बाद वाली वैल्यू रेंज कहलाती है। तो रेंज क्या है, 5 6 7 8, ये आपके पास रेंज है। तो यहाँ से आप वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना आपने इस तरीके से एरो बना के प्रॉपर तरीके से अपनी वैल्यू को यहाँ पर मेंशन किया कि 1,5 इस तरीके से, 2,6 इस तरीके से लिखा, इसी तरीके से 3,7 और 4,8 आपने यहाँ पर मेंशन किया। अब आपसे रेंज अभी नहीं बोला, अभी ऐसा है को डोमेन बताएं। तो को डोमेन वो तमाम के तमाम सेट जो एलिमेंट आपके सेट के अंदर गिवन है बी के, तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ये आपके को डोमेन कहलाएंगे। और को डोमेन आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने बी का नाम दिया हुआ है, ज़ाहिर सवाल में कहा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स या बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। तो बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ये हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, को डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब रेंज चाहिए, तो रेंज तो सिंपल आपके पास रिलेशन के अंदर पहले से ही गिवन थी, वहां से डायरेक्ट भी देख सकते थे, वरना जो मैंने मैपिंग डायग्राम बनाई है उस मैपिंग डायग्राम से भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो बहरहाल रेंज आपके पास 5 6 7 8 ये आ गई। अब आपसे कहा है कि फंक्शन जब आपके पास डोमेन 2 हो, फंक्शन जब डोमेन 4 हो तो क्या होगा। तो 2 पे आपके पास 6 है और 4 पे 8 है, यही आपने यहाँ पर आंसर फाइनल दे दिया। ये सिंपल सा तरीका था अपनी तीनों चीज़ों को निकालने का। आपसे कहा जाएगा डोमेन, को डोमेन और आपने रेंज निकालनी है। तो डोमेन जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे, रेंज जो कॉमा के बाद आपके एलिमेंट्स हैं यानी कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स अक्सर और बेशतर वो कहलाएंगे। को डोमेन सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स वो को डोमेन कहलाएंगे, अब चाहे उसमें से रेंज आ रही हो या ना आ रही हो। तो ये सिंपल सा आपके पास 3 नए कॉन्सेप्ट थे जो इस सवाल में आपने सीखे। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
अब इस सवाल में आपसे कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट। यानी कि जो आपके ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी हमने किया और रिलेशन उसके थ्रू निकाला, तो क्या वो फंक्शन है भी या नहीं। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप। अब इसके लिए आपको मैं वापस किताब की तरफ लेके जा रहा हूँ। किताब में आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने डिस्कस करने हैं, जो कि आपने समझने हैं। आपको मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से रिलेशंस ये गिवन है, अब कुछ चीज़ें जो कि आपको ख्याल रखनी है कि अगर मेरे पास लेट सपोज इस तरीके से कोई एलिमेंट्स गिवन है और उसमें जो सेट ए है उसका कोई एक भी एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट, वो किसी बी के सेट के एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे, यानी इमेज नहीं फॉर्म कर रहे, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन के लिए तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट वो आपके एज अ डोमेन होने चाहिए। अगर डोमेन नहीं है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स तो फिर वो फंक्शन नहीं है, वो सिंपल रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक और मैपिंग डायग्राम है जिसमें आपसे कहा है कि आपके पास एक डोमेन के एक से ज़्यादा आपकी रेंज बन रही है, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, इसकी वैल्यू 3 में भी आ रही है, इसकी वैल्यू 4 में भी आ रही है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। हर डोमेन की नई वैल्यू होनी चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो जब भी मेरे पास इस तरह का कोई कंडीशन आएगा, जैसे एक रिलेशन गिवन है जिसमें 2,3 और 2,4 दोनों है, यहाँ पर आपके पास 2,3 3,3 हो सकता था, रेंज रिपीट हो सकती थी लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर 2,4 है तो 2,4 में 2 रिपीट हो गया। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते थे कि 1,2 2,3 3,4 या 4,4 5,4, आप रेंज बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डोमेन रिपीट नहीं कर सकते। अगर रिपीट कर दी तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन कहलाएगा। आप अपनी जिस तरह यहाँ पर एक थर्ड पे आ जाएं, ये डायग्राम गिवन है, आपको कहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं और सारे के सारे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि डोमेन आपके पास यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है, तो ये प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन क्यों कहलाएगा, इसकी प्रॉपर टाइप्स हैं। टाइप क्या क्या है अब उसकी तरफ आ रहे हैं। टाइप्स आपके पास होती हैं जैसे यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं। इनटू एक फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन, चौथा होता है इंजेक्टिव जिसको इनटू प्लस वन वन फंक्शन कहते हैं, सेकंड होता है सरजेक्टिव जो ऑन टू फंक्शन इटसेल्फ है, और लास्ट आपका होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है। ये फंक्शंस क्या हैं, अब इधर तवज्जो से आ जाएं। इनटू फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इनटू फंक्शंस हम कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें जो हमारी डोमेन है, डोमेन क्या है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, जिसमें हमारी डोमेन है। अव्वल तो फंक्शन में सारे के सारे डोमेन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनके सारे सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के एज अ डोमेन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि z आपका किसी के साथ लिंक ना हो, z इमेज ना बना रहा हो। फंक्शन है तो डोमेन सारी की सारी यूटिलाइज हो रही होगी, फर्स्ट सेट के एलिमेंट सारे यूज हो रहे होंगे। लेकिन इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है ए टू बी, यानी ए आपके पास अप्रोच कर रहा है बी को, और उसको आपने कहना है कि ये कौन सा टाइप होगी, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि जितनी भी डोमेन है क्या वो रेंज सारी की सारी के साथ यूटिलाइज हो रहा है, सबके साथ इमेज बन रही है, लिंक कर रहा है, या कुछ को छोड़ भी दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है ए और बी के साथ लिंक हुआ है, आपकी डोमेन अलग अलग है लेकिन सेम रेंज के साथ है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन x को आप a और b दोनों के साथ मर्ज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे यहाँ पर x और y, a और दूसरा भी a के साथ लिंक हुआ हुआ है, आप x को a और x को b के साथ एक ही डोमेन को दो डिफरेंट रेंज के साथ नहीं मर्ज कर सकते। ये फंक्शन की बेसिक सी डेफिनेशन है। अब इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनटू फंक्शन में क्या होता है, आपके पास जो सबसेट है बी का वो आपकी रेंज होती है, और सबसेट भी प्रॉपर सबसेट। तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसको आप इनटू फंक्शन कह रहे हैं तो उसके लिए लाजमी है कि रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी अगर बी आपके पास सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट जब निकालेंगे तो उसके साथ जब लिंक किया जाएगा आपका फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। और अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो सारे के सारे आपके डोमेन आपकी रेंज के साथ अटैच हैं, लेकिन कुछ रेंज की वैल्यूज यानी कुछ सेट के एलिमेंट्स आपने छोड़ दिए, उसको लिंक नहीं किया।
ये कहलाता है इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन में फ़र्क इतना सा है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं बी के, वो सारे के सारे रेंज होते हैं। इनटू फंक्शन में क्या था कि इनटू फंक्शन में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज नहीं होते, आपके पास जो बी सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स खाली भी रहेंगे। लेकिन ऑन टू फंक्शन में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पर पी और क्यू ये दो ही एलिमेंट हैं बी के अंदर, और ये सारे के सारे रेंज में भी हैं। तो इस तरह के फंक्शन को आप कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इनटू और ऑन टू फंक्शन में सिर्फ एक मामूली सा फर्क है, आपके पास इनटू फंक्शन में जो सेकंड बी सेट है इसके एलिमेंट सारे यूटिलाइज नहीं होंगे। ऑन टू फंक्शन में जो बी सेट होगा या कोई भी सेकंड सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर यूटिलाइज होंगे। और मजीद अब नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास ये दो हमने क्लियर कर ली, तीसरी पे आ जाए वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन हम कहते हैं कि अगर दो मेरे पास सेट ए और बी हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वन वन फंक्शन जैसे यहाँ पर आपको गिवन है वन टू के साथ, टू थ्री के साथ, थ्री फोर के साथ, यानी कि कोई भी आपके पास डोमेन रेंज के साथ रिपीट नहीं करता। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। अब लाजमी नहीं है कि इस सीध में एरो बन रहा हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर 1,2 के बजाय 1,3 हो जाए, 2,4 हो जाए, 3,2 हो जाए, लेकिन कोई भी आपके पास डोमेन रिपीट नहीं करेगा, यानी 3,4 नहीं करेगा। आपके पास ये 3,2 यानी सेपरेट ही होगा। तो लाजमी नहीं है सीधे एरो इसी तरह से बनाए, आप टेढ़े ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर लाजमी है कि आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई कंडीशन आ रही है कि जितने भी डोमेन और रेंज हैं ये सब यूनिक हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे वन वन फंक्शन। ज़ाहिर है वन वन फंक्शन है, एक डोमेन एक रेंज, वन वन फंक्शन। नेक्स्ट पे आ जाएं, अब कॉम्बिनेशन है इनटू और वन वन फंक्शन का कॉम्बिनेशन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इनटू और वन वन, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, इनटू का मतलब बी सेट के तमाम एलिमेंट्स यूज नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर 5 यूज नहीं हो रहा। वन वन का मतलब सारे के सारे यूनिक आइडेंटिटी रखेंगे, यूनिक आपके पास यहाँ पर यूनिक वैल्यूज होंगी, तो कोई भी आपके पास रिपीटिशन नहीं होगी। तो ये आपके पास दोनों की कॉम्बिनेशन जब आएगी तो इसको आप इंजेक्टिव यानी कि इनटू एंड वन फंक्शन कहेंगे। तो वन वन फंक्शन क्या है? हर डोमेन नए रेंज के साथ है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। इनटू फंक्शन क्या है? जितने भी आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे यूज नहीं हो रहे। तो जो बात अभी मैं कर रहा था वो यहाँ डायग्राम में भी दी है कि मेरे पास 1 3 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ ये रैंडमली आपके अरेंजमेंट हुई हुई है, लेकिन सारे यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स बचे हुए हैं, सारे यूटिलाइज नहीं हुए। ये इनटू और वन वन फंक्शन को हमने कंबाइन कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑन टू और वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन आपको मैंने अभी बताया क्या होता है। ऑन टू फंक्शन वो जिसमें आपके पास सेट बी के तमाम एलिमेंट्स रेंज में इंक्लूड हो रहे हो। और वन वन फंक्शन क्या है? सारे के सारे यूनिक होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर डायग्राम की बात करें तो जैसे यहाँ डायग्राम बनी हुई है, तो ए यानी कि डोमेन, बी यानी कि रेंज, रेंज में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से इमेज बनाए हुए, लिंक हुए हुए, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन क्या है दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें आपके पास बी सेट के तमाम एलिमेंट्स फंक्शन का हिस्सा हों, सारे के सारे एलिमेंट्स लिंक हुए हुए हों। और मजीद वन वन फंक्शन क्या है? हर एलिमेंट अपने यूनिक आइडेंटिटी के साथ लिंक हुआ हुआ है, कोई आपके पास रिपीटिशन नहीं है, यानी 1,1 है तो 1,9 नहीं होगा। या चलें ये तो आपके पास फंक्शन ही नहीं हुआ है तो रिलेशन हो गया, तो 1,1 अगर है तो 3,1 नहीं होगा। ये सिंपल सा आपके पास फंक्शन है जिसको आप वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो आप अब यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं अपने फंक्शंस को। तो सिंपल सा आपके पास तरीक़ेकार है। अब ये सारी जो मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ाई, इसके बाद वापस अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। सवाल आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपसे कहा है ए और बी दो सेट गिवन है, फाइंड करें वेदर आपके फंक्शंस हैं या नहीं, अगर हैं तो उनकी टाइप बताएं। एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है जिसमें आपको कहा है 0,2, 1,4, 2,6, 3,8। अब यहाँ पर जो आपकी डोमेन है ए टू बी फंक्शन है, अगर तो डोमेन आपके पास ए है यानी कि 0 1 2 3 4। अगर 0 1 2 3 4 यहाँ 3 पे स्टॉप हो गई वैल्यू, 4 नहीं है, तो शर्त क्या थी फंक्शन की? फंक्शन के लिए जो सेट ए है यानी फर्स्ट सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स डोमेन में होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 कॉमा समथिंग होना चाहिए था।
तो क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है डोमेन में तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ फंक्शन, हाउएवर इट इज़ अ रिलेशन। वजह उसकी मैंने यहाँ बता दी कि R1 आपके पास, इसको हम ज़ाहिर है R1 सवाल में गायब है, तो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 4 ऑफ डोमेन इज़ विदाउट इमेज, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आपके पास कोई इमेज कोई लिंक नहीं बना हुआ। अब ये ए और बी याद रखना, ज़ाहिर है मैंने नीचे नहीं लिखा हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। ए आपके पास 0 से 4 तक है, बी आपके पास इवन नंबर्स हैं पॉजिटिव 2 से 10 तक, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट रिलेशन आपको गिवन है R2, जिसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे आपको सेट बना के दिया हुआ है। अब 0 1 2 3 4 तो आपके पास सारे ए के एलिमेंट्स आ गए, लेकिन आपका डोमेन रिपीट हो गया। तो जब भी डोमेन रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन है। तो आप यहाँ पे भी कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 आपके पास डोमेन एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी रिपीटिशन में आगे रिपीट हो गई, यानी कि इमेज रखती है। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास थर्ड पे आ जाएं, R3, जिसमें आपके पास कहा हुआ है कि ये आपके पास रिलेशन है। अब 0 1 2 3 4 सारे आपके पास एक ही दफ़ा डोमेन आई है, कोई रिपीट नहीं हुआ। रेंज पे बात करें 2 4 6 8, अब यहाँ 10 होना चाहिए था लेकिन लाजमी नहीं है, 10 नहीं है, 8 है, तो आपकी रेंज रिपीट हो सकती है। रेंज अगर रिपीट हो सकती है और रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये कि आपके पास फंक्शन तो है, लेकिन अब ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब वन वन फंक्शन नहीं है तो कौन सा होगा? या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। अब अगर इनटू या ऑन टू में देखें तो आपके पास यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं है, हालांकि बी जो कि आपके पास रेंज के एलिमेंट्स हैं उसमें 10 मौजूद है, यहाँ इस रिलेशन में 10 नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर सारे के सारे बी के एलिमेंट्स मौजूद ना हो उसको आप इनटू फंक्शन कहते हैं। ये अभी मैंने आपको किताब की थ्योरी पढ़ाई है। तो इधर आप वही लिखेंगे, R3 आपका फंक्शन तो है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डोमेन यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं, यूनिक इमेज रखते हैं, और रेंज आपके पास जो है वो प्रॉपर सबसेट रखती है। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट रखा हुआ है, यहाँ पर आपके जो इक्वल है वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। जो आपका ऑन टू फंक्शन है उसमें तो आपके पास रेंज बराबर होती है आपके सेट बी के एलिमेंट्स के, लेकिन यहाँ पर रेंज नज़र आ रहा है कि आपको बराबर नहीं है, 10 जो एलिमेंट है वो गायब है। ऑल दो आपके पास प्रॉपर सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस वजह से ये इनटू फंक्शन हो गया। और सिमिलरली आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी आपके पास इसी तरीके से एक सवाल गिवन है। आपको यहाँ पर चेक करना है 0 1 2 3 4 एक दफ़ा ही डोमेन आई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये तो कंफर्म हो गया। अब टू सब जगह 2 नज़र आ रहे हैं और आखिरी में आपके पास 8 है, तो आपकी क्योंकि रेंज रिपीट हो सकती है और आपका फंक्शन तब भी रहेगा, तो यहाँ पर ज़ाहिर रेंज रिपीट हो रही है, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, बाकी सारे आपके पास यूज़ नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये कि आपके पास इनटू फंक्शन है, क्योंकि इनटू फंक्शन में जो आपकी रेंज है वो कंप्लीट सेट, जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के, वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं होते। तो ये इनटू फंक्शन है, रीज़न इसका वही है कि आपके पास यहाँ पर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इस्तेमाल हो रहा है रेंज में। और फिर नेक्स्ट पे आ जाए फिफ्थ में, फिफ्थ आपके पास ये ज़ाहिर सवाल ख़त्म हो जाएगा। फिफ्थ में आपके पास ये एक कंप्लीट रिलेशन गिवन है, इधर भी चेक करेंगे 0 1 2 3 4, ये आपके पास डोमेन चेक हो गई। डोमेन आपने देख ली, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, इसका मतलब वेल एंड गुड। अब उसके बाद 2 4 6 8 10 यूनिक हैं सारे के सारे, और जितने भी बी के एलिमेंट्स थे वो सारे यहाँ पर आ गए। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 यूनिक हैं सारे, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, सब अपने अलग डिस्टिंक्ट पोजीशन रख रहे हैं, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, तो ये वन वन फंक्शन भी है। नंबर 2, क्योंकि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए हैं, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन क्यों हमने कहा? क्योंकि जो आपके पास ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो सेकंड सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट्स रेंज में इंक्लूड होने चाहिए। तो रेंज आपके पास यहाँ पर सेट बी के एग्जैक्टली इक्वल है, तो इस वजह से ये बोथ फंक्शन है, वन वन भी और ऑन टू फंक्शन भी, जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो R5 आपका फंक्शन है क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए के डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं बी के साथ, और आपके पास जो रेंज है वो प्रॉपर आपके सेट बी के बराबर है। तो ये सिंपल से टाइप ऑफ सेट थे जो कि आपने अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए। और अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझना है। वन वन फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ, वन वन फंक्शन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस में फ़र्क क्या है।
वन वन फंक्शन वो तो एक फंक्शन है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी फंक्शन है, लेकिन वन वन फंक्शन के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपसे ये एक मैप डायग्राम बनाई हुई है, तो मैपिंग फिगर में आपको ये कहा कि बताएं इसमें वन वन फंक्शन है या वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। जब भी मेरे पास कोई भी इस तरीके से एरो बना हुआ होगा, लिंक बना हुआ होगा, इसको आप कहेंगे वन वन फंक्शन। और कॉन्सेप्ट उसका सेम है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग एक सीध में होने चाहिए। आपके पास ये हो सकता है 1,5 होता, 2,6 हो जाता, और कोई भी आपके पास अरेंजमेंट हो सकती है। आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से 5 इंक्लूड नहीं है तो लाजमी नहीं है रेंज का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड हो। तो ये आपके पास वन वन फंक्शन जिस तरह पीछे भी पड़ा वही है कि आपके हर डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट यूनिक एलिमेंट रखेंगे रेंज के। ये आपका वन वन फंक्शन है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर आपको कहा 0,5, 1,6, 2,7। अगर जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी जैसे यहाँ पर है और कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2,6 हो जाता, 1,5 हो जाता, 0,7 हो जाता, तो इस तरीके से अगर आपके पास अरेंजमेंट होती तो ये वन वन फंक्शन होता। लेकिन जब भी मेरे पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक सीध में काम हो रहा होगा, 0,5, 0 जहाँ पर है वहीं पे उसके बराबर में 5 एलिमेंट है, 1 जहाँ पर है 6 वहाँ पर है, 2 जहाँ पर है 7 है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा 1 5 है, 0 6 है और 2 7 है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने रेड से ये कर दिया, ये वन वन फंक्शन कहलाता है। लेकिन जब एक प्रॉपर सीध में काम हो रहा है तो ये कहलाता है वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन वन फंक्शन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस में फर्क सिर्फ इतना सा है कि वन वन फंक्शन जो आपके पास है उसके अंदर आपके हर एलिमेंट प्रॉपर तरीके से वो आपस में लिंक कर रहे हैं। तो वन वन फंक्शन में आपको लाजमी नहीं है कि आपके प्रॉपर सीध में एक लिंक हो और एक प्रॉपर खास अरेंजमेंट हो, लेकिन वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस में ये लाजमी है कि एक सीध में काम होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पर है वहीं पे आपके पास डोमेन और रेंज का होना चाहिए, सेकंड डोमेन का सेकंड रेंज पे होना चाहिए, थर्ड डोमेन का थर्ड रेंज पे होना चाहिए, और मजीद आपके पास यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि आपके जितने भी रेंज है वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। लेकिन आपके पास जो वन वन फंक्शन है उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपकी एक सीध में हो। अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है तो वो रेंज के लास्ट एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, और अगर डोमेन का लास्ट एलिमेंट है तो रेंज के फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी लिंक कर सकता है। इसकी कोई वहाँ पर पाबंदी नहीं लगाई हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिंपल सा फर्क है वन वन फंक्शन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस में। थर्ड पार्ट इसी तरीके से आपको कहा हुआ है, यहाँ पर एक मैपिंग डायग्राम बना के दी हुई है। अब आपसे कहा है कि बताएं क्या है। ना तो ये वन वन फंक्शन है क्योंकि वन वन फंक्शन में आपके पास जो रेंज है वो रिपीट नहीं होती। हाँ, ये फंक्शन ज़रूर हो सकता है क्योंकि आपके पास हर डोमेन यूनिक आइडेंटिटी रखता है, हर डोमेन आपके पास प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गया, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स डोमेन में आ गए, फंक्शन है। लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, ना ही ये वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस तब होता है जब 2 और 7 आपस में लिंक होते हैं। वन वन फंक्शन कब होता है? जब आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी बना हुआ है, 1 6 के बजाय 1 7 के साथ होता है और 2 6 के साथ हो जाए, या आप इसको किसी और भी अरेंजमेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास ना तो वन वन फंक्शन है ना वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये दोनों ही नहीं है। ऑल दो फंक्शन ज़रूर है, फंक्शन अगर आप कैटेगरी पे जाएंगे तो इनटू फंक्शन है ये, लेकिन फंक्शन है। बाकी ये जो सवाल में कहता है इन दो में से बताएं कौन सा है, वो नहीं है। और अब इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको पी क्यू और आर ये तीन सेट बना के दे दिए। अब आपसे कहा कि फाइंड करें, मजीद आपसे जितनी भी ये चीज़ें पार्ट्स में कही हैं। तो इफ पी क्यू एंड आर ये आपके पास गिवन है, ये सेट आपको याद रखने। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू। अब इंटू क्यू का वर्ड जब इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब इंटू फंक्शन आपको लगाना है। इंटू फंक्शन कैसे होगा? आपने पी के एलिमेंट्स लिखे ए बी सी, फिर आपने क्यू के एलिमेंट्स लिखे एक्स वाई जेड, इसको इस तरीके से मैपिंग डायग्राम प्रॉपर बना दी, ऊपर पी और क्यू के दरमियान एरो बना दिया, और फंक्शन एफ क्यू के सवाल में कहा हुआ है तो एफ से रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपने ये मैपिंग डायग्राम बना दी। अब आपने इनको अरेंज करना है। ज़ाहिर है आपसे क्या इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन का तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स है वो आपने यूटिलाइज करने, लेकिन रेंज को आपने कोई एक आध खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने z को खाली छोड़ दिया, लाजमी नहीं है आप z को खाली छोड़ें, आप a x b z c z कर लेते, या आप कोई और अरेंजमेंट कर लें, आप x को खाली छोड़ देते, आप a y b z c z कर लेते, या b z के बजाय आप b y कर लेते।
आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे मर्जी काम करें, जैसे मर्जी रिलेशन बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैंने दो तीन आपको डिफरेंट और बता दी कि इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते थे। तो बहरहाल आपके पास मैपिंग डायग्राम से जो मैंने यहाँ पर काम किया है, क्योंकि किताब को भी सामने रखते हुए मैंने रखा है, तो जो मैपिंग डायग्राम से हमने काम किया उसके मुताबिक मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पी टू क्यू, वो इस तरीके से आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई और तीसरा सी कॉमा वाई। ये आपके पास फंक्शन प्रॉपर तरीके से आपने लिख दिया। और ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन है ये। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है जिसमें आपसे कहा है अ फंक्शन जी, अब फंक्शन का नाम जी कर दिया, फ्रॉम आर ऑन टू पी, ऑन टू का मतलब ऑन टू फंक्शन है, आर से पी तक है। तो अब आपने यहाँ पर इस तरीके से काम करना है प्रॉपर। आपने आर, पीछे मैंने जो क्वेश्चन है वहाँ पर इसके सेट लिखे हुए हैं, आपको कहा था इसको याद कर लें। याद करने का मतलब होता है अपने जो भी कॉपी पेंसिल आपने पकड़ के रखी है उसके ऊपर लिख लें। तो अब आर आ गया, पी क्यू आर एस, ये आपका सेट था। पी आपके पास ए बी सी थे। आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि जो सेट बी होगा यानी रेंज होगी, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे होंगे रेंज के तौर पे। तो यानी कि रेंज बराबर हो जाता है सेट बी के एलिमेंट्स के। अब आर मेरे पास पी क्यू आर एस है, तो मैंने पी ए क्यू बी आर सी, और अब खत्म हो गई रेंज, तो मैंने एस को भी सी के साथ जोड़ दिया। आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे एक एरो अलग से भी बनाया है डिफरेंट कलर से, आपकी मर्जी है, आप एस को सी के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे, आप एस को ए के साथ जोड़ दें। आप पी को ए के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे, आप पी को बी के साथ जोड़ दें। आप पी को सी के साथ जोड़ दें, लेकिन जिसके साथ भी जोड़ेंगे आपके पास पी एक ही दफ़ा लिंक करेगा, पी दो दफ़ा लिंक नहीं कर सकता, वरना ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सा आपके पास ये काम है, पी क्यू आर एस आपके पास लिंक हो गए। ये जो मैंने रेड से बनाया आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कि आप इस तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि पीछे किताब के आंसर इस तरीके से जो मैंने आपको अभी सोल्यूशन लिखा हुआ है वैसे गिवन है। लेकिन लाजमी नहीं है आप किताब के आंसर को ही लेके आएँ, रट्टू तोते बन जाएं। आपको सिंपल सा काम समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो अब इसके बाद सिंपल आपने कहा कि फ्रॉम मैपिंग डायग्राम ऑफ जी, एक फंक्शन है आर टू पी। अब आर से पी तक जो फंक्शन है उसमें पी कॉमा ए, क्यू कॉमा बी, आर कॉमा सी और एस कॉमा सी, ये आंसर आ गया गिवन फंक्शन का। आप अगर सी के साथ नहीं कर रहे तो उसकी जगह फिर एस कॉमा ए फॉर एग्जाम्पल लिख दें, या जो भी आपका दिल चाह रहा है, फिर आपने इस आंसर को चेंज कर देंगे, जो मैंने लिखा है ज़ाहिर है वो नहीं लिखेंगे। ये आपके पास सिंपल सा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड में आपसे कहा है कि आपको अ फंक्शन एच, एक फंक्शन एच गिवन है, फ्रॉम पी टू आर विच इज इंजेक्टिव। अब यहाँ पर इंजेक्टिव बता दिया। इंजेक्टिव क्या होता है, इनटू प्लस वन वन फंक्शन, यानी कि वन वन भी है और अगर इनटू फंक्शन भी है तो इसको इंजेक्टिव कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम में आपके पास आ जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा कि इनटू और वन वन फंक्शन है, बस बोला जाएगा इंजेक्टिव है। अब आपको खुद पता होना चाहिए क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास पी से आर का एक फंक्शन है, पी आपके पास ए बी सी है, आर आपके पास पी क्यू आर एस है। इंजेक्टिव का मतलब इनटू भी है और वन वन भी है। इनटू का मतलब क्या है कि आपके पास जो सेकंड सेट है यानी रेंज है, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आर सेट के यूटिलाइज नहीं करेगी। तो आपके पास यहाँ पर जितने भी पी के एलिमेंट्स जो यानी कि डोमेन है, वो आपके रेंज के साथ लगेंगे, लिंक होंगे, लेकिन सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं होंगे। तो ए के साथ मैंने लिंक कर दिया, क्यू को बी के साथ लिंक कर दिया, आर को सी के साथ लिंक कर दिया, एस को। लेकिन अब क्योंकि ये तो इनटू फंक्शन हो गया, क्यू आपने खाली छोड़ दिया, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आ गई इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन भी आपको मद्देनजर रखना है। तो वन वन फंक्शन कहता है कि कोई भी आपके पास जो डोमेन है उसमें रेंज सेम नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने यूनिक रखे। आप इसमें ये भी कर सकते थे, ए आर के साथ लिंक करते, बी क्यू के साथ लिंक करते, सी एस के साथ रहने देते, या कोई भी अपनी मर्जी से आप अरेंजमेंट कर सकते थे। ए को क्यू के साथ करते, बी को पी के साथ करते, सी को आर के साथ कर देते, तो आपके पास एस खाली हो जाता है। जो भी आपका दिल चाह रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप अपनी मर्जी से इस मैपिंग डायग्राम को चेंज कर सकते हैं, और जो भी आंसर देंगे वो आपका फाइनल आंसर उस लिहाज से होगा। तो आप कहेंगे फ्रॉम मैपिंग डायग्राम, आपके फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, और एंड में आपके पास जो फंक्शन आया मैंने यहाँ इस जगह पर ए कॉमा क्यू, बी कॉमा आर और सी कॉमा एस किया है। आप इसको चेंज भी कर सकते थे, आप इसको ए कॉमा एस, बी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा।
तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, किसी में नंबर नहीं कटेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपको कहा है अ फंक्शन के आपके पास फंक्शन है, नाम उसका फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी तक ये आपके पास जा रहा है, यानी कि क्यू टू पी आपने निकालना है, विच इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव अगेन आपको पता होना चाहिए, यहाँ तो मैंने खैर लिख के बता दिया, लेकिन आपको ये याद करना है। बाइजेक्टिव होता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू भी है, वन वन भी है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्यू और पी के सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने कहना है कि आपके पास क्यों के वन वन है, तो एक्स ए के साथ, वाई बी के साथ, जेड सी के साथ हम कोशिश करते हैं कि वन वन फंक्शन को वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना के लिख दें। तो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस एक ही सीध में काम कर रहा होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। आप x को c के साथ, y को b के साथ, z को a के साथ ये भी एक इमेज बना सकते थे, लिंक कर सकते थे, लेकिन आपको इस तरीके से कर लें वो ज़्यादा आसान है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादातर एक सीध में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से काम बाकी भी कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे ही कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपके पास x कॉमा ए, वाई कॉमा बी, जेड कॉमा सी, ये वन वन फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो आपके पास रेंज के एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं जो रेंज में आ रहे हैं, सारे के सारे इस्तेमाल होने चाहिए रेंज के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, रेंज में सारे के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो गए, तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन भी है। तो आप कहेंगे मैपिंग डायग्राम में जाके, आपने कहा फ्रॉम मैपिंग डायग्राम, ये आपके पास फंक्शन है के वेयर क्यू बिलोंग्स टू पी, यानी कि क्यू टू पी तक जा रहा है। आपके पास x कॉमा ए, वाई कॉमा बी और z कॉमा सी, ये फाइनल आंसर आ गया आपके इस फंक्शन का। और यही आपके पास लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, और उसका ये आखिरी पार्ट था। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 17.5 भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो मैं एंड में ही सारी एक साथ कराऊंगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है मिसलेनियस एक्सरसाइज में एमसीक्यूज समेत जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको ये पूरी पांचों एक्सरसाइजेस क्लियर हो गई हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ सॉल्व खुद कर सकते हैं। उसमें मुझे दोबारा से कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, और अमूमन में मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाता भी नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है, और आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के, वन बाय वन हमने प्रॉपर सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को एक दफ़ा रिपीट पे देख लें, या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मुझसे पूछें या कोई भी आपको जवाब दे देगा जो भी अवेलेबल होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसको मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।